अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अपनी अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज इसको ऑफिशियली आसिम बाजवा साहब ने ट्वीट करके वाजे किया कि फेयरवेल जो उनकी मुलाकातें वो शुरू हो चुकी हैं और लाहौर से मुलाकात का आगाज़ किया, जहां पे उन्होंने बड़ी तादाद में फौजी और रेंजर्स ऑफिसर्स से मुलाकात की, वहां पर खिताब भी किया। ये 20 साल बाद पहली मरतबा होगा कि पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ अपने मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पे, यानी कि 3 साल की जो मुद्दत मुलाजमत होती है उसके खत्म होने पे ही रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कियानी साहब वो 6 साल रहे, परवेज मुशर्रफ साहब 9 साल रहे। इससे पहले जनरल करामत जो है वो अपने 3 साल मुद्दत खत्म होने से पहले ही रिटायर हो गए थे, यानी कि उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 2 साल की थी। तो 20 साल के बाद जो है कोई चीफ अपने वक्त पर रिटायर हो रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जबकि 25 जनवरी 2016 यानी कि साल के आगाज में ही ट्वीट के जरिए वाजे कर दिया गया था राहिल शरीफ साहब की जानिब से कि एक्सटेंशन में वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, कोई दिलचस्पी नहीं रखते और इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होना चाहिए, मजबूत है। ये उनका ट्वीट 25 जनवरी 2016 को आया था। इसके बावजूद अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही थी। बहुत सारे लोग अंदाजे लगा रहे थे कि शायद वो एक्सटेंशन चाहते हैं या एक्सटेंशन उनको मिलेगी, लेकिन आज वो तमाम अफवाहें जो है वो दम तोड़ गई हैं। उनके जो कारकर्दगी रही है 3 साल की, उस पर बात होगी आज भी और यकीनन आने वाले वक्त में भी। लेकिन 2-3 जो मोटी मोटी चीजें वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग पिछले 10-12 साल से जारी है उसमें मजीद तेजी आई। ज़र्ब-ए-अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ और ये शुरू हुआ उस वक्त जब कराची एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। उसके बाद ज़र्ब-ए-अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें वजीरिस्तान और खासतौर पर शुमाली वजीरिस्तान का बहुत ज्यादा इलाका जो है वो दहशतगर्दों की ग्रिप में था, उसको जो है आजाद कराया। नेशनल एक्शन प्लान बनाया जब 16 दिसंबर 2014 को एपीएस स्कूल पर हमला हुआ। इसके बाद सिविलियन हुकूमत और फौजी क़यादत साथ बैठी, नेशनल एक्शन प्लान बना जिसमें एक बहुत अहम नुकता मिलिट्री कोर्ट्स का भी था, जिसके जरिए बहुत सारे दहशतगर्दों को फांसी हुई है। कराची का ऑपरेशन वैसे तो राहिल शरीफ साहब के आने से पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें तेजी उस वक्त आई जब राहिल शरीफ साहब ने चार्ज लिया और उसके बाद हमने देखा कि कराची की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। सी पैक के पूरे मामले में बड़ी दिलचस्पी रही और हमने देखा है कि वो प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ा है सिविलियन और मिलिट्री पार्टनरशिप के बाद। लेकिन 2 बातें बड़ी अहम है। एक तो ये कि आज जब इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया है या रिटायरमेंट अब उनकी हो जाएगी, ये वाजे हो गया है, तो इससे इंस्टीट्यूशन कितना मजबूत होगा, क्योंकि वैसे ये कहा जाता है कि जब आर्मी चीफ कोई एक्सटेंशन लेता है तो रिजेंटमेंट होती है नीचे, तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि टाइमली और स्मूथ ट्रांजिशन होगी। दूसरा, इस पूरे 3 साल में हमने देखा कि जब भी कोई मिलिट्री और सिविलियन क़यादत के दरमियान इम्बैलेंस नजर आया, कोई कशीदगी वाली सूरत हाल नजर आई, तो उस वक्त भी बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद किसी किस्म का टेक ओवर हो जाएगा, हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी। ये अफवाहें और ये अंदाजे बहुत मरतबा लगाए गए और जब जब हमने देखा हुकूमत कमजोर भी हुई तब भी मिलिट्री इंटरवेंशन किसी वक्त में भी नहीं हुई, जिससे यह वाजे था कि इन 30 सालों में जमहूरियत को भी मजबूत किया गया है और जो बैलेंस है सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप में उसमें एक बैलेंस रखने की कोशिश की गई है। नया चीफ कौन होगा, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या पॉलिसीज चीफ के आने से बदल जाती हैं या जो इदारे की पॉलिसीज होती हैं वो कंटिन्यू रहती है, इस पर बात करने हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सेनेटर अब्दुल कयूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। शहजाद साहब आपको ही शुक्रिया। शहजाद साहब आपसे शुरू करूंगा और सबसे पहले इसी इशू पे बात कर लेते हैं कि अंदाजे और अफवाहें ये पिछले चंद महीनों से गर्दिश कर रही थी कि एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे, एक्सटेंशन मांगी जा रही है, कोशिशें हो रही है, तमाम अफवाहें आज दम तोड़ गई हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि अफवाहें ही थीं और हालांकि जनरल राहिल शरीफ ने बड़ा वाज़े जनवरी में ही इस चीज़ का इशारा दे दिया था कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लेंगे। बदकिस्मती से पिछले टेन्योर में जनरल कियानी के दौर में एक्सटेंशन का मामला काफ़ी मुतनाज़ हो गया था और मुतनाज़ बन के उभरा था, जिसमें ख़्याल ये किया जाता था कि जनरल कियानी अगर एक्सटेंशन ना लेते तो उनकी अपनी लेगेसी और फ़ौज के लिए भी ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बात ज़्यादा खुले मामलात और ज़्यादा पेचीदा होते हुए नज़र आए, तो उसके बाद फिर इदारे के लिए ये समझा गया और ये तकरीबन एक यकीन की हद तक समझ लिया गया कि आइंदा एक्सटेंशन का मामला नहीं होना चाहिए, इससे इंसान की अपनी लेगेसी पे भी असर पड़ता है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे है कि हम असल में, क्योंकि जो आर्मी चीफ्स का जो दौर जिसमें आपने 20 साल का जिक्र किया,
हर चीफ जो है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, उसका टेन्योर सिर्फ 3 साल ही होता है। हम एक्सटेंशन क्यों एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सटेंशन मिलेगी या एक्सटेंशन होनी चाहिए? कभी यानी इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ उस पीरियड्स में, यानी 2 इसमें एक्सेप्शंस हैं, जबकि आर्मी चीफ खुद टेक ओवर कर चुका था और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी था। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या चीफ एग्जीक्यूटिव था तो फिर उसने, क्योंकि उसकी बुनियाद इस चीज़ पे थी कि वो वर्दी में है, तो उसने अपनी वर्दी को कायम रख के 9 साल या 10 साल या 11 साल अपनी दौर चलाया। वो एक एक्सेप्शन थी। दूसरा कियानी साहब की एक्सेप्शन थी, जिसके अंदर कि उन्होंने 3 साल के बाद 3 साल की एक और टेन्योर लिया, जिसके ज़ाहिर है कि जैसा मैंने पहले बताया कि उसके ऊपर मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। वरना आर्मी चीफ या कोई भी चीफ 3 साल का टेन्योर और 3 साल के बाद उसको घर जाना है। यही उस इदारे के लिए बेहतर है, उस शख्स के अपनी अचीवमेंट्स के लिए बेहतर है, उसकी लेगेसी के लिए यही बेहतर है, और यही एक नॉर्मल चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि ना इसको बहुत ओवर प्ले करने की ज़रूरत है और ना ही इस चीज़ को हमें ये समझना चाहिए कि बहुत ऑड बात है। यही नॉर्मल चीज़ है जो हुई है। सही, नॉर्मल हुई है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया 20 साल की एक हिस्ट्री रही है, जिसमें खासतौर पे 2 नाम आपने खुद ही ले लिए, परवेज मुशर्रफ साहब का दौर और कियानी साहब का दौर, उसमें ऐसा नहीं हुआ, इसलिए शायद एक अनयूजुअल ये बात लगती है। मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में क्या लेगेसी है राहिल शरीफ साहब की, और ये जो रिवायत अब पड़ जाएगी 20 साल बाद के आर्मी चीफ अपनी मुद्दत पर ही रिटायर होंगे, ना एक्सटेंशन मांगेंगे ना एक्सटेंशन दी जाएगी, ये कितना बेहतर है इस इंस्टीट्यूशन के लिए? देखिए शहजाद, बहुत बेहतर है। और अगर आप अंदाज़ा करें, आपने ये तो 20 साल लगा लिए, फिर 11 साल अगर जनरल ज़िया-उल-हक़ के भी लगा लें, तो उसमें भी कितने डिज़र्विंग जनरल्स थे जो रिटायर हो गए बग़ैर आर्मी चीफ बने हुए। तो हम देखें तो अगर आपको लिस्ट देखें तो मेरा ख्याल है 10-15 ऐसे लोग होंगे जो शायद आर्मी चीफ के लिए फुली डिज़र्व करते थे। लेकिन ऐसा भी हुआ कि प्रेसिडेंट ज़िया-उल-हक़ ने जनरल ज़िया-उल-हक़ को एक्सटेंशन दे दी। ये भी हमने देखा, और ये गालिबन मुशर्रफ साहब के पीरियड में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ही जो है वो नए चीफ का ऐलान करता है और प्रेसिडेंट ही अगर एक्सटेंशन देता है। ये एक बहुत अच्छी रिवायत है। होपफुली ये चीज़ कायम रहे। देखिए मुझे जहाँ तक याद है कि 93 में ये आर्मी डॉक्ट्राइन, शहजाद साहबज़ादा और जनरल क़य्यूम साहब भी हैं, 93 में जब क्राइसिस खड़ा हुआ था तो कई लोगों ने जनरल वहीद काकड़ पर यह जोर दिया था कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए, और उन्हीं के एक कुलीग ने मुझे ये बताया था कि वहीद काकड़ साहब का ये कहना था कि सिविलियंस लड़ेंगे, एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सीखेंगे। अगर हम इंटरवीन करते हैं तो फिर मामला वहीं पुरानी डगर पे चला जाता है। वो देखें, वो प्रोसेस अगर आप देखें तो वो कंटिन्यू रहा। 99 में जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई उसमें मुशर्रफ साहब आए। उस वक्त जब मुशर्रफ साहब आए तो उस वक्त उनके सामने जब उन्होंने मशवरा किया तो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ फ़ौज ने उनको राय दी कि मार्शल लॉ ना लगाएं, और साथ में ये भी कहा कि आप प्रेसिडेंट भी इस वक्त नहीं हो सकते। तो उन्होंने गालिबन शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब ने उन्हें मशवरा दिया कि आप चीफ़ एग्जीक्यूटिव का ओहदा जो है वो ले लें, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से मामला हो जाए तो उसके बाद आप प्रेसिडेंट या जो भी है। तो अगर हम देखें तो उसमें बहुत नुकसान हुआ उन सारी प्रोसेस से। एक तरफ तो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती, और दूसरी तरफ फौज के इंस्टीट्यूशंस को भी हर्ट होता है, भी मजबूत नहीं होता भी। और यही चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। जब एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को किसी भी सूरत में डिरेल नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अच्छी रिवायत जो है वो पड़ गई है। सेनेटर साहब, मुझे ये बताया, अब तो मामला सामने ओपन हो गया है, फेयरवेल उनकी जो है मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं। अब बताएं हकीकत क्या है? क्या हुकूमत ने किसी पॉइंट पे एक्सटेंशन देने का फैसला किया उनको, या जो ये अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं, उस अनाउंसमेंट के बाद भी आज अफवाहें तो दम तोड़ गई, लेकिन हकीकत इसमें कहां पे है, या दोनों एंड से कोई ऐसी बात नहीं हुई? जी देखिए, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने दोनों कोलीग्स को एक तो सलाम पेश करता हूं, और मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूं। इन प्रिंसिपल दोनों ने बात ठीक की है। देखिए, अफवाज पाकिस्तान जो है ना, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ये हमारा पूरा सेटअप है, ये पाकिस्तान का माया नाज और अजीम अदार है। और ये मैं बेस्ड ऑन अपनी 30-35 साल की जो एक्सपीरियंस है और जो कुछ अभी उसके बाद देख रहा हूँ, इसकी बड़ी अच्छी ट्रेडिशंस हैं। ये तोड़ी गई उस वक़्त जब आर्मी के कुछ जनरल्स ने आके टेक ओवर किया, तो वो बढ़ता गया। या एक जगह जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने 3 साल की एक्सटेंशन, आई एम श्योर कि वो रिपेंट कर रहे होंगे
कि वो अपना टेन्योर में रहते। वहीद काकर साहब जब थे तो मैं उस वक्त मिलिट्री सेक्रेटरी था और प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, और मुझे ये पक्का पता है कि वो 3 साल का उन्होंने बड़ा बावकार टाइम गुजारा सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। कई दफ़ा उतार चढ़ाव आता था, सही, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे अभी भी हुआ है। हाँ, जैसे अभी उतार चढ़ाव हमने देखा है, हुआ है। कहीं कहीं हुकूमत कमजोर नजर आई, लेकिन कोई इंटरवेंशन वाला सूरत हाल नहीं। बात यह है कि हम रहील शरीफ की एज ए सोल्जर, एज ए सालार, एज ए ह्यूमन बीइंग उनकी अजमत को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने वेल इन टाइम ये कहा कि एक्सटेंशन का देयर इज नो क्वेश्चन। इसके बाद हमारे कई भाई जो अपनी मीडिया पे भी पॉलिटिसाइज करके वो हो गया, ये मांगेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह। देखिए, हम जो फौज का अदारा है ना, इसके अंदर जब एक सलार जाता है तो दूसरा उसके स्टेप में पीछे रेडी होता है, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है। शहादत हो जाए, वो अचानक कुछ हो जाए तो पीछे लोग तैयार होते हैं। ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज अदारा है। तो मेरे ख्याल है रहील शरीफ साहब का एक टेन्योर जो है आउटस्टैंडिंग टेन्योर था। इसमें कोई किसी किस्म की ये नहीं कि उनको एक्सटेंशन की कहा जा रहा था या वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये सारी बातें वो है। बट ये बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होगी। और जैसे कहा गया मजहर साहब ने कि अगर लेट्स से परवेज़ मुशर्रफ साहब न छोड़ते तो परवेज़ कियानी साहब न बन सकते। वैसे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा ये, क्योंकि माजी में उनकी भी जो है जनरल क़यामत के वक्त हो या परवेज़ मुशर्रफ के साथ हो, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही या इम्बैलेंस बहुत ज्यादा देखा गया। तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है कि बात यह है कि ट्रांजिशन ऑफ पावर बड़े स्मूथ तरीके से अच्छी। और रहील शरीफ साहब को भी इसका फुल क्रेडिट जाता है कि देखिए कितना लेयर इन किया गया, कितने दाने फेंके गए कि जी अभी आप कहते, आपने देखा हमारे पॉलिटिकल भाई भी आकबत ना अंदेशी के अंदर कि जी ये हो जाएगा, अभी 1 महीना आखिरी है, आज जी अभी एम्पायर आ जाएगा, वो आ जाएगा। रहील शरीफ ने कोई बेट नहीं ली, और दैट इज़ द रीज़न कि आज अफवाज पाकिस्तान का जो एक पॉपुलैरिटी का लेवल है वो हाईएस्ट है। और रहील शरीफ को अपनी हमारी तारीख में याद रखा जाएगा फॉर दिस कंडक्ट, सही, नॉट फॉर रिटायरिंग ऑन टाइम। दैट इज अ रूटीन इशू। ये कंडक्ट, इसीलिए मैंने कहा बड़ी अहम चीज थी। तो शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं कि मुकम्मल तौर पे सियासत से दूर रखा अपने आप को और अपने इदारे को रहील शरीफ साहब ने? शहजाद, हमारे मुल्क के जो खुसूसी हालात हैं ना, वो इजाज़त नहीं देते कि कोई मुकम्मल तौर पे अपने आप को अलहदा रख सके। देखिए, ये एक मुल्क है जो चैलेंजेस से घिरा हुआ है, अंदर बाहर हर किस्म के चैलेंजेस। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम चीज़ों की, पॉलिसीज़ की ख़राबियाँ थी, क्या मामला थे 79 ऑनवर्ड्स, हम किन मुश्किलात में घिरे। अच्छा, वहाँ से जब इस किस्म का मुल्क इतनी गंभीर मुश्किलात में हो तो वहाँ पे हर हाथ जो मदद के लिए तैयार हो उसकी ज़रूरत होती है। कई मरतबा सिविलियन फ़ौजियों की मदद करते हैं, मिसाल के तौर पर लेजिस्लेशन करके, इस किस्म की लेजिस्लेशन जो फ़ौजियों के हाथ मजबूत करती है। कई दफ़ा फ़ौजियों को सिविलियंस की हेल्प करनी पड़ती है, इस तरह मदद करके जहाँ पर मीटिंग्स में बैठ के, जहाँ पर इत्तफाक़ राय कायम नहीं हो रहा होता, वहाँ पे अगर नेशनल एक्शन प्लान पे लाना हो तो सबको इकट्ठे वो अपनी बात कह के अपने तरीके से बता के सबको इकट्ठे ला सकते हैं। तो मेरा इस मुल्क के लिए इस किस्म का इकट्ठे काम करना एक बेइंतहा, हमें सिविल मिलिट्री इक्वेशन, सिविल मिलिट्री बैलेंस की बजाय एक सिविल मिलिट्री यूनिजन की ज़रूरत है, यूनिसॉन की ज़रूरत है, एक आपस में इत्तफाक की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है वो इत्तफाक आइंदा काफ़ी अरसे तक, 5, 6, 10 साल तक पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगा। इसलिए मैं कभी नहीं कह सकता कि ना सिविलियंस को मिलिट्री से हटना है, ना मिलिट्री को सिविलियन से हटना है, बल्कि मिल के इकट्ठे कदम से कदम मिला के चलना है, तब हम अपने मुल्क को आगे लेके जा सकेंगे। अच्छा, इसमें शहजाद साहब आपको पता है, एक तो 2014 का धरना और अभी जो इमरान खान साहब एक और धरना देने जा रहे थे जो कि हुआ नहीं। इस दोनों वक्त पे हमने ये देखा कि एक तरफ से तो तहरीक इंसाफ, इमरान खान की तरफ से बार बार कहा गया कि एम्पायर उंगली खड़ी करेगा। तो आप क्या समझते हैं, तासुर किसने देने की कोशिश की है? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कि कुछ हो जाएगा, किसी किस्म की फौजी मदाखलत हो जाएगी, या आपके ख्याल में हुकूमत में से कुछ लोगों ने बार बार ये तासुर देने की कोशिश की कि जो धरना होने जा रहा है इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है? नहीं, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत हर तरफ मौजूद थी। इसके अंदर जनरल रहील शरीफ या जनरल कियानी का कोई कसूर नहीं था। इसके अंदर देखिए, सर्विंग लोग मुख्तलिफ जगहों पे जिनका ताल्लुक डायरेक्टली सिविलियंस के साथ होता है, रिटायर्ड लोग जो कि अपना काम छोड़ चुके और उसके बाद अब सिविलियन माशरे का और सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो अपने तौर पे, यानी हम असल में गलती यहाँ पे करते हैं एज अ पाकिस्तानी कि हम रिटायर्ड फ़ौजियों की बात को फ़ौजी की बात समझते हैं। रिटायर्ड फ़ौजी से बहुत मुख्तलिफ है, और कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि मेरे मुंह से बात निकले, किसी और के मुंह से बात निकले, उसको ये समझा जाए कि ये फ़ौज की आवाज़ है। नहीं,
बल्कि कई लोग वो पोलराइज पैगाम आपके सही जगह पहुंच गया होगा कोई किसी। और मैं समझता हूं कि हमें इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर डिफ्रेंशिएशन करनी चाहिए। और ये जो पैगाम इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे मुख्तलिफ टेलीविज़न के प्रोग्राम्स के ऊपर, इसका मतलब ये समझा जाए कि हर मुकम्मल तौर पर उनकी अपनी ज़ाती राय होती है, ये किसी इदारे को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। तो जब हम ये गलती करते हैं तो हम समझते हैं शायद इदारे की सोच है और इस वजह से मुश्किलात बढ़ती हैं। मेरा ख्याल है कि हर जगह पे तो कुछ ना कुछ गलतियां मौजूद थी, लेकिन वक्त के साथ मुझे नज़र आता है कि वो गलतियां भी दूर हो चुकी हुई हैं और अब हर शख्स, हर इदारा, हर महकमा, अपनी हमारी सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, वो अपने तौर पे बहुत केयरफुल होता है इस किस्म की बात करते हुए और एक दूसरे का ख्याल रखता है जब उसको आगे लेके चलना होता है। तो अच्छा, जो सवाल मैंने किया था मज़हर साहब, मैं आपके पास आता हूं, जरा एक और सवाल अगर शहजाद साहब आपसे कर लूं, क्रेडिट किसको देंगे? ये 3 साल हमने देखा कि ठीक है, कोई अगर ऊंच नीच हो भी, कहीं पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गवर्नमेंट के दरमियान, सिविलियन सेटअप के दरमियान या मिलिट्री, तो क्रेडिट किसको जाएगा इसका? आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब को जाता है, राहिल शरीफ साहब को जाता है? क्योंकि माजी में देखा है नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कोई कंफर्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहा है उनका माजी में आर्मी चीफ के साथ। मैं जल्दी से बता देता हूं कि इसमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को क्रेडिट जाता है। अगर पाकिस्तान सबसे ऊपर है, आपकी अनार रास्ते में नहीं आती, आपका लालच रास्ते में नहीं आता, आपके कोई और आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं नज़र आती बीच में किसी भी जगह पे, और आपको अपने फोकस से नहीं हटा सकती, तो मेरा ख्याल है सब के सब फिर अपने तौर पे सही अंजाम और सही फैसले को पहुंचते हैं। यही उन्हीं को क्रेडिट जाता है। देखिए, गलती हर इंसान करता है, क्या हम उस गलती से सीख के आगे अपने आप को करेक्ट करने के काबिल हैं? ये वो पहचान है और ये वो चीज़ है, फिल्टर है, जो कि एक अच्छे शख्स को और एक अच्छे लीडर को एक कमज़ोर लीडर से डिफ्रेंशिएट करती है। सही। मज़हर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं अपनी बरादरी के हवाले से जरा बात करना चाहूंगा। जो तज्जियाकार, एंकर या ओपिनियन मेकर्स टीवी पर आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 साल बहुत तारीफ की राहिल शरीफ साहब की, और राइटली की, लेकिन आज वो बड़े मायूस है। और मायूस इसलिए नहीं है कि एक अच्छे जनरल का टर्म पूरा हो रहा है, वो मायूस इसलिए नजर आते हैं कि शायद उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी कि किसी सियासतदान को लटका दो या फिर कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाए, कोई मदाखलत हो जाए, शायद इस एक्सपेक्टेशन पे लेके बैठे हुए थे। और आज उनकी मायूसी झलक रही है जब वो आके ट्वीट करते हैं या टीवी पे बात करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पता है फिर आपके तज्जिए पे भी तनकीद होगी और मुझ पे भी तनकीद होगी। नहीं सर, मुझे अपने तज्जिए पे तनकीद का कोई परवाह नहीं होती, लेकिन देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रही है, आप इवन आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस में देख लें ना, कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी हामिद खान वाला एपिसोड अगर आप सामने रख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये सारा क्या है। यानी हामिद खान ने क्या पोजीशन ली थी? हामिद खान ने बुनियादी तौर पे मीडिया को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, वो कि हमें तासुर ये मिला। उन्होंने पीटीआई को ये बावर कराने की कोशिश की कि अगर आपने केस लड़ना है तो फिर केस पेशेवराना अंदाज में लड़ा जाता है, मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। लेकिन अब आप ये देखें कि मुझे लग ये रहा है कि शायद इमरान खान ने ये फैसला किया है कि केस को मीडिया पे भी लड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। 2 वाक़यात ऐसे हैं जिसमें आपको जनरल कियानी का रोल और जनरल राहिल शरीफ का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमें नज़र आएगा, जिसमें आपने पॉलिटिकल क्राइसिस से रेस्क्यू करवाया उन्होंने। जब जजेस का मसला हुआ था और नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च की थी, तो उस वक्त जो गारंटर बने थे वो जनरल कियानी बने थे जब लॉन्ग मार्च हो रही थी। और फाइनली उन्होंने ये बात की कि जरदारी साहब से आप बताएं कि आपने क्या फ़ैसला करना है। और जरदारी साहब की अप्रीहेंशन ये थी कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जजेस को अगर बहाल कर दिया जाए तो ये लॉन्ग मार्च नहीं आएगा इस्लामाबाद। उन्होंने कहा आप फैसला कर लें, गारंटी हम देंगे। दूसरी बात, जब 2014 को एक पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा धरने का बढ़ा, तो नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहिल शरीफ से दरख्वास्त की कि आप अपना रोल प्ले करें। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी से भी और इमरान खान से अलग अलग मुलाकात की थी। लेकिन और इस रेस्क्यू करने को मज़हर साहब जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए ना कि एक क्राइसिस पैदा होने वाला था पॉजिटिवली। इसमें बहुत से लोग तनकीद क्यों करते हैं कि बचा लिया, शरीफ गवर्नमेंट को बचा लिया, नवाज शरीफ को आके रेस्क्यू कर लिया, ये तनकीद क्यों होती है फिर? नहीं, देखिए, तनकीद करने वाले अपनी तनकीद करते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ जो मीडिया अनफॉर्चुनेटली एक सेक्शन ऑफ द मीडिया एजेंडा ड्रिवन है हमारे यहाँ, शायद बाय एंड लार्ज हम सभी इस तरह का तासुर देते हैं। लेकिन उन्होंने रेस्क्यू इसलिए की कि उस क्राइसिस में
उन पर भी गालबन ये दबाव हुआ था, और क्राइसिस जब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, एक अनयूजुअल कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी वजह से स्पेकुलेशन बढ़ी। लेकिन उन्होंने क्या कहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान से? उन्होंने कहा जी उससे जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से पहले इस्तीफ़े का मुतालबे की हिमायत नहीं की जा सकती। हाँ, इस चीज़ की अगेन वो गारंटर बने कि अगर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आती है और नवाज शरीफ साहब मुस्तफ़ी नहीं होते तो वो अपना रोल प्ले करेंगे। फिर बाद में जाके उन्होंने नवाज शरीफ के साथ एक बड़ी मैराथन मीटिंग हुई, और अगर आप वो फुटेज निकालें तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान टहल रहे थे। माजरत चाहता हूं, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक लेना है। और इस वक्त मेरे ख्याल से जो लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए थे, वो एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी जो कि शायद उनके मैंडेट में नहीं आती, या इख्तियारात से तजावुज़ के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ गए थे उनको शायद मायूसी हुई। आज एक ब्रेक के बाद सेनेटर साहब से भी मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर साहब ये बताइए, जो मैंने सवाल अभी शहजाद साहब से भी किया, मैंने मज़हर साहब से भी किया, कुछ लोगों की शायद तवक्कुआत ज्यादा हो जाती हैं। वैसे अगर देखें आउटस्टैंडिंग 3 साल गुजारे हैं, चाहे वो ऑपरेशन को लेके हो, ज़रब अज़ब कराची को, और इस जिस कंडक्ट की हमने बात की, लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं लोगों की कि इससे ज्यादा करना चाहिए था, किसी को लटका देते, कोई मदाखलत हो जाती है। ये लोगों की विशफुल थिंकिंग है ना, कि आप एक लीडर को आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आइन को मावरा आइन कोई एक्शन करे या अपनी उसको एक्सेस करे, और इससे पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाता। देखिए अनफॉर्चुनेटली मीडिया के अंदर भी जनरली तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मीडिया अपना करता है, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि कुछ ऐसे मीडिया सेंटर्स या ऐसे एंकर्स थे और कुछ ऐसे डिफेंस एनालिस्ट या दूसरे एनालिस्ट हैं जिनका अपना एजेंडा है। नाम ये है कि इम्पार्शियल। देखिए एक एंकर का काम है प्रोज एंड कॉन्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट से भी पूछे, उनसे भी पूछे, लेकिन अपनी बायस ना करे कि मैं इसके इसमें एक आम आदमी भी था ना जो कि शायद देख रहा था कि अकाउंटबिलिटी और एहतसाब जो है यहाँ से शुरू होगा, वो लीड करेंगे। वो देखे ना, वो देख रहा था आपके प्रोग्रामों से उसको इंस्पायर। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि अफवाज पाकिस्तान का रोल मिलिट्री स्ट्रेटजी और सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर होता है, लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात थे, पाकिस्तान के अंदर हम हालत जंग के अंदर थे, और इसलिए आर्म फोर्सेस की इनपुट हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और जब आप अफगानिस्तान से डील करते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं या इंडिया से करते हैं सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए। और ये दुनिया के बड़े ममालिक, अमेरिका जैसे मुल्क में अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई बात भी वहाँ जो वाइट हाउस है वो पेंटागन से इनपुट लेने बगैर नहीं करता। ठीक है, तो व्हाट्स नेक्स्ट? क्या इस चीज़ पर बात हो चुकी है, कंसेंसस हो चुका है आपकी पार्टी में, या नवाज शरीफ साहब अपना माइंड बना चुके हैं कि अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे? 4 आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनका नाम आ रहा है इस वक्त। देखिए वो तो जब अनाउंस होगा तो पता चलेगा। क्या डिस्कस करते हैं आप जैसे लोगों से, खासतौर पे जिनका एक मिलिट्री बैकग्राउंड हो, या ये नवाज शरीफ साहब फैसला अपने तौर पे करते हैं? नवाज शरीफ साहब जरूर कंसल्ट करते हैं, अपने तौर के ऊपर इनपुट लेते हैं, लेकिन हम में से कोई भी ये कैटेगोरिक ये नहीं कहता कि नहीं सर आपको ये कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। उनकी अपनी इनपुट्स हैं, उन्होंने आई एम श्योर रहील शरीफ साहब से भी इंटरेक्ट किया होगा। देखें हम लोग, जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल था तो उस वक्त इवन इशफाक कियानी साहब ब्रिगेडियर थे, रहील शरीफ साहब लेफ्टिनेंट कर्नल से, और जब ये चीफ बन जाते हैं और हम लोग रिटायर्ड होते हैं, जैसे होते हैं कई लोग इंप्रेशन देते हैं कि हम इनको सल्यूट करते हैं, हम कहते हैं अभी हमारा सालार जो है वो रहील शरीफ है, या जो चीफ बनेगा वो हमारा सालार है, एंड वी पे देम फुल रिस्पेक्ट। और हम ये चाहते हैं कि ये लीड करें उनको। तो और अगर उनको फैसला हो भी चुका है तो ये फैसला अब तक नवाज शरीफ साहब को ही पता है कि उन्होंने क्या फैसला किया, और किसी को ऑब्वियसली वही उनको प्रिविलेज है कि वो इसको अनाउंस करेंगे। क्या इदारे की पॉलिसीज जो हैं वो कंटिन्यू होती हैं, या एक नए चीफ के आने से जो है कुछ तब्दीली जरूर आती है पॉलिसीज में? कुछ तब्दीली जरूर आती है। अदारे की पॉलिसीज क्या है? प्रोफेशनलिज्म है, ट्रेनिंग है, मुल्क की सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बने हैं, डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, आपका जो आपने अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन बनाए हुए, आपकी जो मिलिट्री एप्रिसिएशन है, जो स्ट्रेटेजिक एप्रिसिएशन है, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, वो तो तकरीबन वही रहती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एनवायरनमेंट बदलती हैं तो उनको अपग्रेड होता है। जैसे इशफाक परवेज कियानी साहब ने, जब इंडिया ने कहा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, तो उसके जवाब के अंदर रिस्पांस अपनी तैयार कर ली और एक बहुत अच्छी इनपुट दी। अभी भी जैसे जैसे हालात चल रहे हैं, आर्मी के लोग तीनों सर्विसेज में हाइपोथेसाइज करते हैं
ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है। सही। एनवायरमेंट क्या है, इनमें क्या एक्शन एनिमी ले सकता है? हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट में पॉलिसी सेम रहती है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे राहिल शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि फ्रंट लाइन पे होते थे, ईद का मौका हो, कोई भी अहम मौका हो, फाटा में, वजीरिस्तान में, हमने उनको देखा तो मोराल हाई करने के लिए वो मौजूद रहते। देखिए, कोई दो पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं, कोई दो जनरल एक जैसे नहीं, पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट है वो होता है। और राहिल शरीफ साहब वाज राइट ऑन फ्रंट हर जगह के ऊपर, और आई एम श्योर कि जो बाद में भी आएगा वो उनकी तकलीद करेगा और बहुत कुछ जो है वो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मज़ा साहब, इतलात क्या है, खबर क्या है? क्या अगले चीफ का नाम फाइनलाइज हो चुका है या अभी भी ज़ेर गौर है? देखिए, ज़ेर गौर क्या होगा, 4 नाम होंगे यकीनन। जनरल राहिल शरीफ का इनपुट उसमें बहुत अहमियत रखेगा, और अगर आप गवादर में बॉडी लैंग्वेज देखें तो दोनों खासे कंपोज लगते हैं। लगता है कि कोई एग्रीमेंट, एक तरीके से कोई इत्तेफाक राय नज़र आता है। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन नज़र आता है। और मुझे नहीं लगता, जिस तरह जनरल राहिल शरीफ का जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो आप देखें कि कोई भी कंट्रोवर्सी डेवलप नहीं हुई। और इसी तरह मुझे नहीं लगता कि अब जो भी चीफ़ का अनाउंसमेंट होगा उसमें कोई मज़ीद कोई कंट्रोवर्सी होगी। मुझे लगता है कि जो अमंग द 3 हैं, उन्हीं 4 हैं, उन्हीं में से कोई होगा। कोई ऐसी इस चीज़ का इम्कान नहीं है कि किसी को प्राइम मिनिस्टर, हालांकि उनका इख्तियार है कि किसी को 3 स्टार जनरल को प्रमोट करके और उनको वो बना दे। मुझे नहीं लगता, इन्हीं 3-4 में से कोई होगा जो नाम आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि चेयरमैन कौन होता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से शहजाद साहब भी हैं, जनरल क़य्यूम साहब भी हैं, काफ़ी अरसे से किसी और एयरफोर्स या नेवी के किसी को चेयरमैन नहीं किया गया। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि चेयरमैन कौन होता है। इन्हीं 3-4 में से एक चेयरमैन होना है, अगर आर्मी से ही होगा चेयरमैन, और ज़ाहिर है चीफ़ का भी फैसला। तो मुझे लगता है कि शायद इसका फैसला हो चुका है कि किसको नया चीफ बनाना है। इंटरेस्टिंग जो थोड़ी मज़ा साहब, इस पर तो बहुत बात हो रही है कि क्या उनकी अचीवमेंट से, मेरे ख्याल से सुबह से इस पर बात हो रही है, आने वाले दिनों में भी होंगी। और क्या हो सकता था या क्या होना चाहिए था आपके ख्याल में जनरल राहिल शरीफ साहब के दौर में? देखिए, जनरल राहिल को जो 2-3 मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 2-3 मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। एक, जब वो चीफ बने उसी वक्त ज़ाहिर इंतखाबात हुए थे, उसके फ़ौरन बाद कुछ अरसे बाद ही ये फ़ैसला हुआ। और फिर जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब शुरू हो गया तो उसके बाद एक पॉलिटिकल ओनरशिप का मसला आ गया, और उसमें याद है कि आपको सियासी जमातें और मजहबी जमातें उस वक्त ख़िलाफ़ थीं इस ऑपरेशन के। उसके बाद जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं कि जनरल राहिल शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को ख़ुद बनी गाला जाने का कहा, और उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर इसकी मुखालफत जो है ख़त्म कर दें या न्यूट्रल हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद मुज़ाकरात हुए, आपको पता है कि उस पर भी बड़ी तनकीद हुई, तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हुए, लेकिन उससे एक पॉलिटिकल कंसेंसस ज़रूर इवॉल्व हुआ जिसका फ़ायदा ऑपरेशन को हुआ। दूसरी उनकी कॉम्प्लिकेशन आई जनरल मुशर्रफ वाले मामले पे, कि जब जनरल मुशर्रफ का ट्रायल का मामला आया तो उसमें उनके लिए एक डिफ़िकल्ट पोजीशन हो गई, और ये सिचुएशन आपको बहुत वाज़े तौर पे उस वक्त नज़र आई कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ के साथ जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली उस मसले को सॉर्ट आउट किया गया। उस वक्त भी मुझे याद है कि वफाकी हुकूमत ये बात आई थी, कुछ वज़रा का ख्याल था कि ये ट्रायल नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो आने वाले जनरल को भी प्रॉब्लम होगी, जो मुझे लगता है वो है कराची ऑपरेशन। कराची ऑपरेशन की पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो खासी हैं। मज़ा साहब, इस पर मैं जरा आपसे तफसील से बात करूंगा कि कराची ऑपरेशन ऊपर क्या होगा। एक और भी इशू आया था, आपको जब याद होगा, जब यमन में जंग में हमने हिस्सा लेना है नहीं लेना है, उस पर पार्लियामेंट में भी बहस हुई थी, और फिर बाद में सालिस का किरदार अदा किया था। सऊदी अरब भी गए थे और ईरान भी गए थे, और उस कॉन्फ्लिक्ट में हम नहीं पड़े थे, पाकिस्तान ने अपने आप को दूर रखा था। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, कितना फ़र्क पड़ता है एक नए चीफ के आने से? इदारे की पॉलिसीज़ वही रहती हैं, तब्दील होती हैं, और ख़ासतौर पे जिस जंग में इस वक्त हम मौजूद हैं उसमें क्या आपके ख्याल में मज़ीद इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है जो हमारी मिलिट्री एक्शंस हैं उनको, या इसी तरह चलना चाहिए? देखिए, ये जो जिस जंग में हम हैं उसके जो मुख्तलिफ फैसेट्स हैं, जो मुख्तलिफ जोहते हैं, मुख्तलिफ उसके जो महाज हैं, उस पर तो वही कुछ करना है जो कि हम अभी तक कर रहे हैं। इसमें कभी तुंदी आती है, कभी थोड़ा स्लो हो जाता है। LOC वर्किंग बाउंड्री
यहाँ पर हमें भारत का मुकाबला वैसे ही करना है जिस तरह भारत हम पे यलगार की कोशिश करता है या एक जारियत दिखाता है। इंटरनल फ्रंट पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो अंदर जंग जारी है, ये भी भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान के रास्ते हम पे लागू की जा रही है। इसका बाहर सूरत मुकाबला बहुत ज़्यादा, इसमें और शिद्दत लाने की ज़रूरत है ताकि हम अपना दिफा उस हद तक मजबूत कर सकें इनर फ्रंट के ऊपर कि भारत को वो मौका ना मिले कि वो समझे कि अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर हम प्रेशर के नीचे बिल्कुल पिचक जाएंगे। अच्छा, उसको वहाँ पे फेल करना है। और डिप्लोमेसी के अंदर ये गवर्नमेंट का, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है। डिप्लोमेसी के अंदर हमें वो जो हमने स्पेस लूज़ की हुई है भारत को, उसको समहाउ रिकवर करना है ताकि दुनिया हमारी भी बात मान सके और हमारी भी बात सुने। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ भारत की बात सुनते और मानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको रिकवर करें। तो ये तो वो काम हो गए। वहाँ तक बाकी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, इसके अंदर फिर एपेक्स कमेटीज़ का काम है, उसके अंदर फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है, इंटेलिजेंस अदार, इसके अंदर एक जो यकसुई और यकजहती लाने का काम है, उसमें जनरल राहील शरीफ का बहुत बड़ा हाथ था। वो कभी कराची पहुंच जाते थे, कभी कोयटा चले जाते थे, लेकिन ये एक धमाके या एक नुकसान के बाद नहीं होना चाहिए। जो नए चीफ आए वो शुरू से ही इस चीज़ में अपने आप को शामिल करें, चाहे वो पंजाब है, सदर्न पंजाब, हर जगह पे जाके एपेक्स कमेटी के अंदर बैठें और इन लोगों को इकट्ठा करें और एक जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड मरबूत प्लान बनाएं जिसके साथ के अंदर वाला गंद खाली और साफ करने की जरूरत है। ये करने की जरूरत है नए चीफ। यही सवाल मैं अगर सेनेटर साहब आपसे पूछूं कि मजीद इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। खासतौर पर ज़रबे अज़ब के आगाज में बताया गया था कि तमाम जो दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं उनके साथ एक साथ नहीं लड़ा जा सकता, बारी बारी होगा, टाइमली होगा। तो आपके ख्याल में वक्त आ गया कि अब मुकम्मल तौर पे जो है ऑपरेशनली सबको खत्म किया जाए? देखिए, इस मोमेंटम को तो आगे रखना पड़ेगा ना, आप इस पे डिले तो नहीं हो सकते। बिकॉज आपने ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया क्लियर किया और शवाल वैली, बहुत से मिलिटेंट्स अक्रॉस दी बॉर्डर चले गए हैं वेस्ट की तरफ, और इंडिया भी एक्टिव है क्योंकि वो डायरेक्ट कन्वेंशनल वार की बजाय उनकी प्रायोरिटी यही है कि इनडायरेक्ट वार में पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए। LOC के ऊपर वो टक टक शुरू रहे। और इन एडिशन टू दैट पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, साइबर वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी जंग को करने के लिए वो पूरी एफर्ट करेगा और उसके अंदर फोर फ्रंट में हमारी आर्म फोर्सेज होगी। जनरल राहील शरीफ को क़यादत ये जाती है, क्या जो क्रेडिट जाता है वो ये कि इन्होंने आते ही बेस्ट टीम सिलेक्ट की, मोस्ट प्रोफेशनल जनरल्स को कोर कमांडर, डिव कमांडर लगाया। इसके बाद ये जो ज़रबे अज़्ब की वजह से नॉर्थ वजीरिस्तान का फैसला किया और उसको क्लियर ही नहीं किया, बल्कि फिर बॉर्डर मैनेजमेंट की भी बात शुरू की। ये पहले कभी नहीं हुआ। आप देखें कि तुरखम के ऊपर गेट बन गया ये वो। देन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको रीइंफोर्स करने के लिए हुकूमत के पास अगर रिसोर्सेज कम थी तो 29 विंग इन्होंने अपने आर्मी के फंड से करके उनको APCs भी दी, कुछ को टैंक्स भी दिए और उनको रीइंफोर्स किया। और हुकूमत ने अभी और को 20-22 विंग्स साउथ में रेस की हैं। तो ये बात है। इन एडिशन टू दैट आप ये देखें कि बलूचिस्तान की सिचुएशन पे कंट्रोल हुआ, कराची की सिचुएशन पे ऊपर कंट्रोल हुआ। ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जिसपे मजीद काम करने की जरूरत है और काम तो ये जारी रहेगा बड़े जोरदार तरीके से। 8-10 साल और हमें लगेंगे। मजहर अब्बास साहब, सेनेटर साहब का कहना है मजीद 8-10 साल लगेंगे, लेकिन कराची पे जो आपने कहा कि ऑब्वियसली उसमें एक सियासी एंगल भी आ जाता है, लेकिन उससे पहले ये जरदारी साहब वाला मामला जो है, जिन्होंने आज इंटरव्यू में कहा है कि वो एग्जाइल में नहीं है और जल्द मुल्क वापस आ जाएंगे, चंद हफ्तों में वापस आ जाएंगे, तो लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं राहील शरीफ साहब की रिटायरमेंट से। आपको कोई कनेक्शन नजर आ रहा है क्या इसमें? जी, मेरा ख्याल है उनके अपने अनाउंसमेंट में ये चीज़ नज़र आती है। और अगर आपको याद हो कि ये क्यों कहना पड़ा उन्हें कि वो एग्ज़ाइल में नहीं हैं, कौन कह रहा था उनको कि वो एग्ज़ाइल में चले गए? वो तो अपनी चॉइस पर गए थे और जिस वजह से गए थे वो हम सबको पता है। और अब जो वापस आ रहे हैं उसकी वजूहात भी हमारे सामने ही हैं। देखिए, 2017 जो है वो बहुत क्रूशल ईयर है कई लिहाज से। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि 2017 जो है बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। CPAC मैच्योर्ड हो रहा होगा और जो आपके दुश्मन हैं वो आपको टारगेट करेंगे, बलूचिस्तान में भी, कराची में भी टारगेट आपको करेंगे और ये इंटेंसिफाई हो सकते हैं टारगेट्स, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उससे भी दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात ये, 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो खुलकर सामने आएंगे। वो किस अंदाज में आते हैं वो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा। अफ़गानिस्तान की सिचुएशंस में बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। तो जो नए चीफ़ आएंगे उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो,
सीपैक की जो अपनी प्रोग्रेस है वो उसमें तेज़ी आए, उसमें कोई रुकावट ना बने, और वो जो चैलेंजेस हैं जो इंटरनली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं टेररिस्ट अटैक के ज़रिए, आपके जो है वो बहुत से इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं कि जिसमें वो चाइनीज़ को टारगेट कर सकते हैं, आपको बलूचिस्तान में गवादर को टारगेट आप सही कह रहे हैं। इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट साल होगा। लेकिन तो ये जो ज़रदारी वाली साहब वाली बात है, उस पर कोई पॉलिसी चेंज हो जाएगी? क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि हमें पता है जो उन्होंने बयान दिए थे वो किसी एक शख्स के खिलाफ तो नहीं थे ना। देखिए ये मैंने इदारे के खिलाफ थे तो फिर एक शख्स के जाने से कैसे उनको कोई आसानी हो जाएगी? देखिए इसीलिए मैंने कहा कि वो जो एक फैक्टर है वो कराची ऑपरेशन, इसीलिए मैंने कहा कि उसकी कॉम्प्लिकेशन बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप फाटा के ऑपरेशन में, नॉर्थ वजीरिस्तान उधर के ऑपरेशन में चले जाएं, बलूचिस्तान के ऑपरेशन में चले जाएं, वहाँ सेपरेटिस्ट हैं, वहाँ जो है अलहदगी पसंद हैं, कलदम तंजीमें, उनके खिलाफ ऑपरेशन है। यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ एक तरफ कलदम तंजीमें हैं, दूसरी तरफ आपके यहाँ MQM मिलिटेंट विंग्स आ जाते हैं, लियारी गैंग वॉर आ जाती है, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग जिनके ताल्लुकात रहे हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ जब वो ऑपरेशंस उनको हाथ डाला जाता है तो फिर सिंध गवर्नमेंट भी नर्वस नज़र आती है, जरदारी साहब भी किसी जगह से बयान आ जाता है, और MQM की तरफ से भी मुख्तलिफ फैक्शंस जो है वो कंप्लेंट करते हैं। तो कराची ऑपरेशन को और ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज में चलाने की ज़रूरत है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पिछले 3 साल में अनफॉर्चुनेटली मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बन पाई, उसका क़याम बहुत ज़रूरी है ताकि इस ऑपरेशन में कोई पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस ना आए। शहजाद साहब दोनों चीजों का जवाब दे दें। एक तो ये जरदारी साहब का वापस आना, कोई कनेक्शन है राहिल शरीफ साहब की रिटायरमेंट से इसका, क्योंकि इस पे बड़ा तबसरा किया जा रहा है। दूसरा, 90s में हमने देखा कि मिलिट्री ऑपरेशन ही हुआ कराची में MQM के जो मिलिटेंट विंग थे उनके खिलाफ, लेकिन बाद में जब परवेज मुशर्रफ आए तो उन्होंने उसी जमात को हुकूमत में भी शामिल कर लिया। तो पॉलिसीज में अक्सर हमने देखा है कि एक बड़ा यूटर्न भी आता है। देखिए, जब भी यूटर्न आएगा उसमें मफादात शामिल होंगे, और वो मफादात जनरल मुशर्रफ के बिल्कुल वाज़े हैं और समझने वाले हैं कि उन्होंने वो अपने मफाद के अंदर, अपने उस एक्ट के मफाद के अंदर जो उन्होंने किया था 1999 में, उनको ये तब्दीली लाना पड़ी। वो ढूंढ रहे थे कि मुझे सियासी सपोर्ट कहाँ से मिल सकती है ताकि वो अपनी हुकूमत को किसी किस्म का दवाम दे सकें, तो या अपने आप को इनिशियली पहले इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये तो वो वजह बनती है। आज का जो आर्मी चीफ है उसको ये मजबूरी नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, उसको ये पता है कि मेरा मिशन वही है कि मैंने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना है। अब दहशतगर्दी जहाँ से भी जन्म लेती है, चाहे वो अफ़गानिस्तान से आती है, हमारे अंदर से उठती है, नेशनल एक्शन प्लान की वजह से उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, एक्सट्रीमिज़म के थ्रू निकलती है, ये सारी की सारी वो चीज़ें जो कि इसकी जिम्मेदारियों के अंदर शामिल होंगी, और इसको इनको हैंडल करना पड़ेगा। अगर मुझे इजाज़त दें, एक छोटी, मज़हर अब्बास साहब ने एक बात जो की है, बहुत खूबसूरत बात की, मैं उसको ज़रा बिल्कुल समराइज़ कर देता हूँ कि कंसोलिडेट करें उन कामयाबियों को जो कि आपको शुमाल में और मगरब में मिली हैं, यानी फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों के अंदर, और अब अपना फोकस करें बलूचिस्तान और कराची के ऊपर। यहाँ से नज़र हटाएं मत, वहाँ पे अगला ख़तरा आने वाला है, वहाँ पे और जोर आएगा, उसको दिफा करने के काबिल हो जाएं। ये है अगले चीफ का लार्जर ब्रॉडर मिशन, लेकिन इधर से नज़र मत हटाएं, कंसोलिडेट करें इस चीज़ को। जरदारी साहब का मामला है, देखिए जरदारी साहब जिस वजह से गए थे वो हमें मालूम है, और अब आ गए हैं तो वो जाहिर है कहेंगे कि भाई मैं तो कहता था कि तुम लोग तो चले जाओगे, आते जाते रहते हो, हम हमेशा के लिए होते हैं। अब अगर वो ये बताना चाह रहे हैं तो इससे अगर वोट्स उनके ज़्यादा पड़ जाएंगे, पीपल्स पार्टी पंजाब में कामयाब हो जाएगी, दोबारा रीस्टैब्लिश कर लेगी, तो फिर मैं जरदारी साहब को पूरे 100 में से 100 नंबर दूंगा। और अगर पीपल्स पार्टी का हाल वही रहता है। करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद साहब आपका भी शुक्रिया, और मज़हर साहब आपका भी शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।